एक दिन राजा उदयन सिंह अपने सैनिकों के साथ घने जंगलों से गुजर रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। अरे राजा, तेरा यह ताज झूठा है, झूठा। तेरी अकल तेरे धन के नीचे दब चुकी है। मूर्ख है तू, मूर्ख। क्या कहा तूने मूर्ख? मेरी बुद्धि पर सवाल उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी जुबान तेरे ही गले का फंदा बनेगी। सैनिक, इस औरत को पकड़ो और इसे मृत्यु दंड दो। आज ही इसका अहंकार भुलाना होगा हमें। मूर्ख है तू, मूर्ख। यही तो मूर्खता की पहचान है राजा। तुमसे बड़ा मूर्ख और बेअकल इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। यह एक दिन साबित होकर रहेगा। तभी सैनिक उस बुढ़िया को पकड़कर ले जाते हैं। महाराज, इतनी छोटी बात पर किसी असहाय स्त्री को मृत्यु दंड देना क्या न्याय कहलाएगा? मंत्री जी, जो मुझे मूर्ख कहेगा वह जीवित रहने योग्य नहीं। फिर राजा और मंत्री महल लौट जाते हैं। मंत्री मन ही मन बहुत व्याकुल था। तभी रानी ने उसे चिंतित देखकर बात की। मंत्री जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आखिर क्या बात है? महाराज के साथ यात्रा ठीक रही आपकी? महारानी, क्या बताऊं? आज भी महाराज ने एक अबला स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उन्हें मूर्ख कह दिया था। क्या इतनी छोटी सी बात पर किसी असहाय को मृत्युदंड? वो स्त्री महाराज का क्या बिगाड़ सकती थी? यही तो चिंता है महारानी। अगर ऐसे ही क्रोध और घमंड से निर्णय होते रहे तो एक दिन राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। आप सही कह रही हैं मंत्री जी। मैं आज ही महाराज से बात करूंगी। फिर रानी सीधे महाराज के कक्ष में जाती है। राजा राजगद्दी पर बैठे थे। आओ आओ, कहो महारानी, कैसे आना हुआ? मैं खुद ही आपके कक्ष में आ रहा था थोड़ी देर में। फिर आप यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों लें? महाराज, क्या यह उचित था कि आपने अपनी बुद्धि पर इतना घमंड किया कि एक अबला स्त्री को मृत्युदंड दे डाला? अच्छा, तो मंत्री ने मेरी चुगली कर दी आपसे। रानी जिसने मुझे मूर्ख कहा उसने मेरे गौरव का अपमान किया। ऐसे अपराध की यही सजा है। और आप तो जानती हैं, मुझे मूर्ख कहे ये शब्द से पहले मुझे सख्त नफरत है। पर महाराज, क्या आपने कभी सोचा है आपके राज्य में आपसे भी अधिक बुद्धिमान लोग हो सकते हैं और आपसे ज्यादा चतुर भी? क्या कहा तुमने रानी? मुझसे भी अधिक बुद्धिमान? यह असंभव है। इस पूरे राज्य में मुझसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। यह मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। तो क्यों न महाराज इसे परख लिया जाए। यदि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहे महारानी। मैं आपका ये भ्रम भी दूर कर देता हूँ। मैं आज ही पूरे राज्य में ऐलान करवा देता हूँ, जो मुझे 4 बार मूर्ख बना दे उसे ढेर सारा धन, दौलत और इनाम दूंगा। यही उचित है महाराज। अब पूरा राज्य स्वयं देखेगा कि कोई आपकी बुद्धि को चुनौती नहीं दे सकता। पर मेरी भी एक शर्त है महारानी। कैसी शर्त है? यही कि अगर मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है महाराज, देखते हैं
कि आखिर कौन किसको बेवकूफ बनाता है। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। तभी मंत्री कक्ष में प्रवेश करता है। महाराज, आप बहुत विचलित लग रहे हैं, क्या बात है? मंत्री जी, आज ही अभी इसी क्षण पूरे राज्य में यह घोषणा करा दीजिए, जो मुझे 4 बार मूर्ख बनाएगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मुझे बेवकूफ बनाना किसी के बस की बात नहीं। यह रानी और मेरे आत्मसम्मान का सवाल है, और मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया तो उससे मृत्यु दंड मिलेगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुरंत ये घोषणा पूरे राज्य में करवा देता हूँ, हर गांव, हर गलियां और हर एक मोहल्ले में, ताकि एक भी गांव ना छूटे। वहीं दूसरी तरफ गांव में 2 भाई रहते थे, मदन और मोहन। दोनों स्वभाव से बेहद मजाकिया और थोड़े बेवकूफ किस्म के थे। उनकी हरकतों और फूहड़ मजाक के कारण गांव वाले हमेशा उन्हें मूर्ख समझते और उनका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन, मोहन, कितने दिनों से हमारे पास कोई काम नहीं है, ऐसे कब तक चलेगा? हमें कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ भैया, ये गांव वाले हमारा हमेशा मजाक उड़ाते हैं और कोई काम देने को तैयार नहीं होता। आज तो हम सेठ से काम लेकर ही लौटेंगे। अब कोई बहाना नहीं। आज दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आज दिखाना है कि हम भी किसी काम के हैं। हाँ भैया, अब कोई मजाक नहीं। हाँ, तू ठीक कहता है। चल, हम अभी ही काम के लिए निकलते हैं। इतना कहकर दोनों भाई घर से निकलते ही तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देखकर हंस पड़ता है। अरे मदन और मोहन, कहाँ चल दिए? आज फिर कोई नई मस्ती करने जा रहे हो क्या? काका, आज काम की तलाश में निकले हैं। अब तो हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, फिर देखना आप लोग ही हमारा नाम लोगे। अरे आज तो तुम दोनों बहुत जोश में नजर आ रहे हो। लगता है कि तुम आज पूरी तैयारी करके निकले हो। अच्छा काका, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हम दोनों भाई अब समय की बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए अब चलते हैं। अरे भाई, कोई बेवकूफी होगा जो तुम जैसे को अपने यहाँ काम पर रखेगा। तुम्हारी हरकतें तो पूरा गांव जानता है। अरे काका, सुबह सुबह हमारा जतरा क्यों खराब कर रहे हो? थोड़ा खुश हो जाइए ना कि हम दोनों आखिरकार काम पर निकले हैं। इतना कहकर दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और एक सेठ के पास पहुंचते हैं। अरे तुम दोनों मेरे यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, हमें कोई काम दे दीजिए। हम भी कुछ करने को तैयार हैं, बस हमें मौका दीजिए। तुम दोनों वही मदन और मोहन हो जो किसी काम को ठीक से नहीं करते। तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है। कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। अरे सेठ जी, दूसरे की बातों पर क्यों आ रहे हो? हमें एक मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। हाँ सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत मन से काम करते हैं। अरे वो तो गांव वाले हैं जिनको हमारे काम की कदर नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो तुम दोनों को देखता हूँ कि क्या कर सकते हो। सबसे पहले ये काम है, मेरे बगीचे के सभी फूल और पौधों में पानी डालो। अगर ठीक से कर दोगे तब मैं तुम्हें काम पर रखने की सोचूंगा। ठीक है सेठ जी, यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम अभी यह काम करके आते हैं।
फिर दोनों भाई बगीचे में जाते हैं। भैया, यहाँ तो इतने सारे फूल हैं, हम कैसे सब में पानी डालेंगे? ऐसे करते करते तो हमारी ताकत ही खत्म हो जाएगी। हाँ मदन, मुझे भी लगा था कि बगीचा छोटा होगा, लेकिन यह तो बड़ा महल जैसा है। क्या करे भैया, काम तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। दोनों भाई बाल्टी लेकर बगीचे में पानी डालने लगती हैं। मोहन, हमने पूरे बगीचे में पानी डाल दिया। चलो अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे मालिक बहुत खुश हो जाएं। हाँ भैया, देखो वहाँ बगल में सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं, कुछ ले आए और हमारे मालिक के बगीचे में लगा दें, जिसे देखते ही मालिक बहुत खुश हो जाएगा और हम दोनों को तुरंत काम पर रख लेगा। सही है, चलो जल्दी करो, समय कम है हमारे पास। फिर दोनों बगल के बगीचे से पौधे उखाड़कर सेठ के बगीचे में लगा देते हैं। तभी सेठ भी आ जाता है। मालिक देखिए, मैंने सारे बगीचे में पानी भी डाल दिया और ये नया पौधा भी लगा दिया। यह पौधा कहाँ से लाए हो? अरे ओ सेठ, कैसे नालायकों को तुमने काम पर रख लिया? मेरे बगीचे के सारे पेड़ पौधे उखाड़ कर तुम्हारे बगीचे में लगा दिया है। यह बहुत महंगे पौधे थे, मुझे तो इसके पूरे 50 चांदी के सिक्के तुम्हें देने होंगे। अरे नालायकों, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? पहले ही दिन मुझे 50 सिक्कों का घाटा लगवा दिया। मालिक, हमने तो आपके लिए ही लगाया था ताकि आप खुश हो जाएं। कम से कम देख लेते कि कहाँ का पौधा उखाड़ रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। मोहन देखो, हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं है। हमने कितना प्यार से काम किया। ठीक है सेठ जी, कम से कम हमारा आज का दिहाड़ी तो दे दो। अरे गधों, तुमने मुझे इतना नुकसान कराया और ऊपर से मैं तुम दोनों को दिहाड़ी भी दूं? चल जा, भाग यहां से। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो भाग। फिर दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, मैंने कैसे विश्वास कर लिया कि ये दोनों काम कर लेंगे। अब मुझे 50 चांदी के सिक्के देने ही पड़ेंगे और ये सारे फूल भी बर्बाद हो गए। फिर दोनों भाई उदास होकर घर की तरफ आने लगते हैं। तभी उन्हें खेत में एक लड़की दिखाई देती है। अरे वह देखो, मेरी प्रेमिका पूजा। आज मैं अपने दिल की सारी बातें कह दूंगा। हाँ भैया, तुम तो बचपन से उससे प्यार करते हो, लेकिन अब तक कुछ कह नहीं पाए। आज ही सही हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दो। हाँ हाँ मोहन, सही कह रहा है तू। यही रुक, मैं सीधे उसके पास जाकर सब कह दूंगा। फिर मदन पूजा के पास जाता है। मदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं, अपने दिल की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बचपन से ही चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। आज हिम्मत करके तुम्हें बता रहा हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम क्या कह रहे हो मदन? शादी? वो भी तुमसे? अरे क्या तुमने दिन में सपने देखना शुरू किया है? तुम जैसे बेवकूफ से कौन शादी करेगा? मैं अपनी जिंदगी नाइट में नहीं बदल सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, पूरा गांव जानता है कि तुम दोनों कभी भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। एक दिन में ही सब तुम्हें भगा देते हैं।
तो तुमसे शादी? अरे चलो भागो, भागो यहाँ से। कोई बेवकूफ ही होगी जो तुमसे शादी करेगी। बड़े आए शादी करेगी। फिर मदन उदास होकर मोहन के पास आता है। भैया क्या हुआ? पूजा ने हाँ कर दी क्या? नहीं मोहन, उसने मना कर दिया और हम दोनों की बेवकूफी पर हंस रही थी। कह रही थी कि कोई भी हम जैसे मूर्ख से शादी नहीं करेगा। भैया बहुत हो गया, अब तो पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाने लगा है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा गांव हमारी इज्जत करे और तुम्हारा प्यार भी तुम्हें मिल जाए। हाँ मोहन, अब लगता है हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, पर क्या करें, पूरे गांव में हमारी इज्जत भी नहीं है और प्यार पाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। इतना कहकर दोनों चौपाल से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी मंत्री आता है और जोर से घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। राजा ने आज पूरे राज्य में घोषणा की है कि जो कोई उन्हें 4 बार बेवकूफ बनाएगा उसे धन और सम्मान दिया जाएगा, और जो इसे पूरा नहीं करेगा उसे दंड है मृत्यु। अरे अरे, यह कैसे होगा? राजा तो बहुत ही घमंडी है, अगर गलत जवाब दिया तो हमारी जान ही जाएगी। हाँ सोचो, कौन इतना हिम्मत करेगा कि राजा को बेवकूफ बनाए? कोई गलती हुई और बस आदमी दुनिया से उठ जाएगा। तभी गांव वाले मदन और मोहन को देख लेते हैं। मंत्री जी, अगर मदन और मोहन ये दोनों राजा को 4 बार मूर्ख बना देंगे तो राजा उन्हें ढेर सारा इनाम देगा और इसका अत्याचार भी खत्म हो जाएगा। पर इनसे भी तो पूछो, ये जाना चाहते हैं कि नहीं? जरूर जाएंगे मंत्री जी, और मेरा नाम भी लिख दीजिए। मैं भी राजा को 4 बार मूर्ख बनाने के लिए तैयार हूँ। पागल हो गया है क्या? ये दोनों मूर्ख महाराज जैसे बुद्धिमान राजा को कैसे बेवकूफ बना पाएंगे? ये तो खुद ही बेवकूफ हैं। अरे लेकिन एक मौका देने में बुरा ही क्या है? आखिर हम भी देखेंगे कि एक बेवकूफ और एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे आपस में टकराते हैं। इस बारे में सोचने के लिए हमें रात भर का वक्त चाहिए। ठीक है, तुम दोनों को रात भर का समय दिया जाता है। सुबह होते ही सभी राज दरबार में उपस्थित हो जाना। इतना कहकर दोनों भाई घर आ जाते हैं। मोहन, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या रात भर तैयारी करके दरबार जाना चाहिए? हाँ भैया, लेकिन अगर हमने राजा को मूर्ख नहीं बनाया तो वो हमारी जान ले सकता है। मोहन, लेकिन हमें करना ही होगा। पूरे गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं है। लोग हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं, कोई काम भी नहीं देता, और पूजा ने भी हमें ठुकरा दिया। यही हमारा एक आखिरी मौका है। ठीक है भैया, कल हम सबको दिखाएंगे कि असली चालाकी क्या होती है। सही कहा मोहन, अब बस एक काम करना है। कल दरबार जाते वक्त एक खाली मटका ले आना। खाली मटका? भैया, उसमें हम क्या करेंगे? बस वैसा ही करना जो मैं कह रहा हूँ। यही हमारा राज है, इसी से राजा को बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है भैया, कल सुबह दरबार में जाकर सारी योजना को अंजाम देंगे। अब देखना भैया, पूरा गांव हमारी बेवकूफी पर हंस रहा था ना। अब हम दिखाएंगे कि असली चालाकी क्या होती है। फिर अगली सुबह होते ही पूरे गांव वाले और मदन मोहन सभी दरबार में पहुंच जाते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो।
महाराज दरबार में आ रहे हैं। तो बताओ, तुम सब में से कौन है जो मुझे सबसे पहले मूर्ख बनाने की हिम्मत करेगा? देखो भाइयों, वही दो मूर्ख भाई हैं, मदन और मोहन। इन्हें सामने लाते हैं। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले देखते हैं ये दोनों कैसे राजा को मूर्ख बनाते हैं, फिर मजा भी आएगा। महाराज, हम सब की तरफ से मदन और मोहन पहले आपको मूर्ख बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मदन और मोहन अब हमारे सामने आओ और साफ साफ बताओ, तुम दोनों क्या तैयारी करके आए हो? मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मुझे सब बताओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे भगवान, अब तो फंस गए। इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। राजा के सामने कैसे बचेंगे ये? महाराज, आप तो जानते ही हैं, हम दोनों हमेशा तैयार रहते हैं। आज आपके लिए हमने कुछ ऐसा लाया है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, न कभी सुना होगा और न ही किसी ने किया होगा। हाँ महाराज, और ये कोई आम चीज नहीं है। ये मटका ही नहीं, बल्कि इसमें रखा अमृत ऐसा है जो दिखता नहीं, पर पीने वाला सदा के लिए अमर हो जाता है। क्या क्या ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? दिखाओ मुझे तुरंत। महाराज, बस आपकी एक बार छूने की जरूरत है और यह जादुई अमृत सीधे आपके हाथ में होगा। हमने इसे बहुत दूर की जादुई झील से लाया है, जहां आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। और यह अमृत हमने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया है महाराज। फिर राजा मोहन के पास आता है और मटकी में देखता है। इसमें तो सच में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है सच में जादू या अमृत लेकर आया है, पर इसे मैं अकेले में पी लूंगा, कहीं कोई और इसे पीकर अमर न बन जाए। आज मैं अकेले अमर बनूंगा। तुम दोनों सच में बहुत बहादुर निकले। हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर यह अमृत लाए हो। मंत्री जी, इन्हें इनाम दिया जाए। आखिर में हम अमर होने ही वाले हैं। महाराज, इस मटके में कोई अमृत नहीं है, यह सिर्फ एक खाली मटका है। क्या क्या तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, इसमें कोई अमृत नहीं है। अरे वाह, महाराज तो सच में बेवकूफ बन गए। हाँ हाँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों मूर्ख ऐसा कर पाएंगे, और महाराज को तो पूरी तरह मूर्ख बना दिया। महाराज, अब आपको 3 बार और मौका मिलेगा। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। इसने मुझे मूर्ख बना दिया, पर अभी 3 बार और मौका है। देखना, 3 बार में यह मुझे फिर से मूर्ख नहीं बना सकता। अगली सुबह दरबार फिर तैयार था। सबको अंदाजा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। कहाँ है वो दोनों? अभी तक हमारे दरबार में क्यों नहीं आए? महाराज, वे आ ही रहे होंगे, अभी थोड़ी ही देर में सामने होंगे। कुछ ही समय बाद मदन और मोहन चारपाई लेकर दरबार में प्रवेश करते हैं। यह क्या है? तुम लोग क्या लेकर आए हो आज? लगता है आज तो दोनों फंस गए। महाराज का क्रोध देखने लायक होगा। हाँ, नहीं पता आज क्या होने वाला है। चलो देखते हैं। महाराज, यह कोई साधारण चारपाई नहीं है। महाराज, ये चारपाई देवताओं की है। जब देवता कलयुग में जन्म लिए
तब इसी चारपाई पर सोकर रात बिताई। कृष्ण जी ने महाभारत की युद्ध यात्रा इसी पर सोकर पूरी की थी। रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि ने भी इस चारपाई पर बैठकर संपूर्ण रामायण लिख डाले। गणेश जी जब धरती पर आए थे तब उन्होंने इस खाट पर बैठकर पूरा ग्रंथ लिखे थे। इसीलिए महाराज यह चारपाई आपके लिए है। आप इस पर सोकर देवताओं की तरह बुद्धिमान और सर्वशक्तिशाली बन सकते हैं और अपने जीवन का मार्गदर्शन एक ग्रंथ में लिख सकते हैं। वाह, ये तो अत्यंत उत्तम बात है। चारपाई में इतनी महानता, मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए। राजा चारपाई पर सोने के लिए झुकते हैं, लेकिन जैसे ही वे बैठते हैं चारपाई टूटकर नीचे गिर जाती है। अरे भगवान, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा राजा इतना मूर्ख है। हाँ भाई, यह तो बाएं हाथ का खेल बन गया। इन दोनों भाइयों ने महाराज को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। महाराज उठिए, संभल कर। ठीक है, इस बार मैं बेवकूफ बन गया, लेकिन अब 2 बार का समय बचा है। अब कोई मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो आज का दरबार यहीं खत्म होता है। कल फिर सभी इसी समय दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। फिर सभी चले जाते हैं। और महाराज परेशान होकर अपने कक्ष में जाते हैं। अब मुझे अपनी चाल और समझदारी से ही काम करना होगा। दोबारा मूर्ख बनना यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। तभी महारानी आती है। महाराज, अब तो हार मान लीजिए। ये दोनों भाइयों से आप नहीं जीतने वाले हैं। इन्होंने 2 बार आपको मूर्ख बना दिया है। वो दोनों भाई बहुत चतुर नजर पड़ते हैं। नहीं, कल मैं इन्हें हरा दूंगा। आप देखना महारानी, कल ये दोनों मुझसे जरूर हारेंगे और मैं मूर्ख नहीं बनने वाला हूँ। ठीक है महाराज, हम ये भी देख लेते हैं। फिर ऐसे ही रात बीतती है। अगली सुबह होती है। दरबार में फिर सभी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे पता नहीं आज ये दोनों भाई हमारे राजा के सामने क्या लेकर आएंगे, क्या करेंगे, सोचते ही डर लगता है। तभी मदन और मोहन हाथ में एक मरा हुआ कबूतर लेकर दरबार में आते हैं। महाराज, हम आपके लिए आज एक खास भेंट लेकर आए हैं। कहो, क्या लेकर आए हो? हाँ महाराज, ये कोई साधारण कबूतर नहीं है, यह जादुई कबूतर है। यह हमेशा गुफा में रहता है। वही कबूतर है और हमें एक साधु ने बताया है कि आपकी जैसे बुद्धि और शक्ति वाले राजा के हाथ छूते ही ये जीवित हो जाएगा। अगर तुमने मुझे इस बार धोखा दिया तो? महाराज, इस बार मुझे साधु महाराज ने खुद ही भेजा है आपके पास। वो खुद ही आने वाले थे, पर उनके पैर में चोट लगने के कारण वह आज नहीं आ पाए। आप जल्दी से इस कबूतर को छू दीजिए, वरना यह फिर कभी जीवित नहीं हो पाएगा। तब तो यह सच में कमाल की बात है। ठीक है, नीचे रखो, मैं इसे अभी छू कर देखता हूं। फिर राजा कबूतर को छूने जाते हैं, लेकिन वह जमीन पर ही पड़ा रहता है।
और नहीं उठता। ये जीवित क्यों नहीं हो रहा है? महाराज, मरा हुआ कबूतर कभी जीवित नहीं होता। ये दोनों फिर से आपको धोखा दे गए। इन दोनों ने मुझे फिर से धोखा दिया। अब अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज सच में बहुत बेवकूफ निकले। हम सब तो जानते ही नहीं थे यह दोनों भाई इतने चतुर हैं। सभी दरबारी और गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने क्यों राजा जी को उकसाया? अब ये दोनों की जान भी ले सकता है। अगर कल उन दोनों ने राजा को बेवकूफ बना दिया तो पता नहीं वो जीवित भी जा पाएंगे या नहीं। कहीं मेरी गलती की वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, फिर से दरबार सजाती है और सभी को दोनों भाई का इंतजार रहता है। तभी मदन अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है। बोलो, तुम सब आज क्या लेकर आए हो? महाराज, ये देखिए, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह बोलने वाला पत्थर है। यह सबका भविष्य बताता है और जो भी इसे तकिए के नीचे रखकर सोता है वह उसे एक अलग सी दुनिया में ले जाता है। वहां ढेर सारे खजाने, जादू और अनोखी चीजें भरी होती हैं। हमने इसे आपके लिए पहाड़ों से लाया है। सच में? क्या सच में? ठीक है, फिर मैं इसे रात भर अपनी तकिए के नीचे रख कर देखूंगा कि क्या यह सच में बोलता है या नहीं। फिर रात होती है। महाराज पत्थर को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं और पूरी रात अद्भुत सपने देखते हैं। सुबह होते ही दरबार सजाया गया और सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तुमने इस बार बिल्कुल सही कहा। यह पत्थर सच में बोलता है और इसी की वजह से मैंने पूरी रात अद्भुत सपने देखे। इतने अच्छे और ज्ञानवर्धक सपने। महाराज, सच कहूं तो यह कोई जादुई पत्थर नहीं था। मैं इसे बस सड़क के किनारे से उठाकर लाया था। इस बार भी मैंने आपको मूर्ख बना दिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग सच में बहुत होशियार निकले। अब मैं तुम दोनों को अकेले में बात करना चाहता हूँ। हे भगवान, अब महाराज इन दोनों के साथ क्या करने वाले हैं? पता नहीं, लगता है आज तो इन दोनों की जान ले ही लेगा महाराज। जो एक बार मूर्ख बोलता था उसे मृत्युदंड देते थे और ये दोनों तो इतने भरे दरबार में उन्हें 4 बार मूर्ख बना दिया है। भगवान ही खैर करे इन दोनों का। महाराज दोनों भाइयों को अकेले में ले जाते हैं और कक्ष में कहते हैं, मैं मानता हूं तुम दोनों मुझसे ज्यादा होशियार हो, पर तुम्हारी वजह से पूरे राज्य में मेरी बेइज्जती हो गई। तुम्हें दंड मिलेगा, सजाए मौत। तभी रानी भी आ जाती है। महाराज, अगर आप अपनी हार पर दूसरों को दंड देंगे तो क्या यह न्याय होगा? मैंने आपको उकसाया था ताकि आप समझदारी से काम ले। ये दो निर्दोष लोगों को मारने का समय नहीं है। सोचिए महाराज, सोचिए। ये दोनों आपके सलाहकार और सेनापति होंगे। इतने होशियार लोग आपके राज्य को बाकी सभी राज्यों से ऊपर उठा देंगे, वो भी बुद्धि के बल पर। ये तो तुमने बहुत ठीक कहा रानी।
मैं तो ये सोचा ही नहीं था। मैंने अपनी अकड़ और घमंड में बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। महाराज, आप सच में माफी मांग रहे हैं? भैया, अब हमें सेनापति और सलाहकार बनाएंगे। हाँ, तुम दोनों अब मेरे सेनापति और सलाहकार हो। तुम्हारी बुद्धि से मेरा राज्य और मजबूत होगा। तभी ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। देखो देखो, वही दो पागल भाई अब राजा के सलाहकार और सेनापति बन गए। सच में उनकी किस्मत ने उन्हें इतनी बड़ी जगह दिला दी। वाह, क्या चालाकी और हिम्मत है। उस दिन के बाद दोनों भाई राज्य में राजा के भरोसेमंद सलाहकार और सेनापति बनकर रहते हैं।